ये घास उगे हुए कच्चे रास्ते, ये अधूरे बने पक्के मकान, ये टूटी फूटी छप्पर और ये साधारण सी जिंदगी, सादगी भरा रहन-सहन देखकर आपको क्या लगता है? ये घर किसका होगा? किसी राजनेता या सरकारी नौकरी करने वाले का तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा घर तो आज के दिन में 500 रुपए की मजदूरी करने वाले भी बना लेते हैं। अगर किसी सरकारी नौकरी करने वाले का होता तो वह भी अच्छा बना होता, और अगर किसी नेता का होता तो कच्चे रास्तों पर भी टाइल्सें लगी होती, घर शीश महल होता। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह घर भी एक सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति का है, जो 1-2 साल से नहीं, बल्कि पिछले 20 साल से भारतीय सेना में एक ऊँची पोस्ट पर कार्यरत है। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, वे भारतीय थल सेना में वर्तमान में सूबेदार के पद पर कार्यरत है। आप भी सोच रहे होंगे, सेना में इतने बड़े पद पर तैनात एक आर्मी ऑफिसर का घर और घर को जाते कच्चे रास्ते, क्या यह सच है या कुछ और? मैं भी अचंभित था कि जहां एक तरफ एक राजनेता महज 5 साल में शीश महल बना लेता है, एक सरकारी शिक्षक आलीशान मकान बना लेता है, वहां सेना में 20 साल कार्यरत रहने वाला व्यक्ति इतना पीछे क्यों है? इसकी केवल एक ही वजह रही होगी, ईमानदारी। क्योंकि आज के समय में ईमानदार होना एक अभिशाप की तरह हो गया है। लेकिन जिन्हें बचपन से माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हों, जिन्हें इस देश की मिट्टी से सच्चा प्यार हो, वे कभी भी गद्दारी या बेईमानी नहीं कर सकते। जी हाँ, यह घर है सूबेदार रंजीत यादव जी का। जब मैंने उनसे बात की तो उनकी सादगी, सच्चाई और देश प्रेम की भावना ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं खुद उनका प्रशंसक बन गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सूबेदार रंजीत यादव का कहना है कि देश के प्रति कर्तव्य निभाना ही असली संपत्ति है। उनका विश्वास है कि ईमानदारी से मिली खुशी धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। उनके चेहरे पर संतोष की झलक और आंखों में देश के लिए सेवा का गर्व साफ दिखाई देता है। वो कहते हैं, मकान बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। उनके ये शब्द मेरे दिल में बस गए। यह सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति की मिसाल सचमुच दुर्लभ है। आज जहां लोग अपनी उपलब्धियां गिनवाने में लगे रहते हैं, वहां सूबेदार यादव जैसे लोग अपनी शांति और सच्चाई से दुनिया को सिखाते हैं कि असली सफलता क्या होती है। सर जी, आपने अपने जीवन में बहुत छोटी सी उम्र में जीवन के हर पहलू को महसूस किया है। पहले चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, इतनी आधुनिकता नहीं थी, फिर भी आपने संघर्ष किया, सेना में इतना बड़ा पद हासिल किया। उसी के बारे में आप शुरू से लेकर सेना तक का सफ़र कैसे तय किया, यह बताने का कष्ट करें। सबसे पहले जय हिंद। मैं बचपन से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि जो है कि मैं कुछ नाम करूं, अपने परिवार का नाम करूं, अपने देश का नाम करूं। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं किस फील्ड में जाऊं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एक स्पोर्ट्स क्रिकेटर बनूं करके जो है। बट क्रिकेट में किसी ने मुझे उस समय बताया कि इसमें सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने एथलेटिक्स इवेंट जो है चॉइस किया, पर उस समय एथलेटिक्स क्या है ये पता नहीं था। तो हम मेहनत करते गए जो है। फर्स्ट में मैं प्राइमरी स्कूल में क्लास 3 में था, तो लॉन्ग जंप हुआ जो है, उसमें नेचुरली अच्छा जंप किया, तो उसमें मुझे प्रोत्साहन बहुत अच्छा मिला। उस प्रोत्साहन से मेरे दिलो दिमाग में ऐसा बैठा कि मुझे एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है। फिर मैं यहाँ मेहनत करता गया और विद्यालय में खेला। फिर खेलते खेलते जो है मुझे ये था कि मुझे जो है ऐसा कहीं मिले जहाँ पे कोचेस हों, एक स्टेडियम हो। तो ये सब करते करते मैं मुंबई गया। तो लगभग 12 साल की एज में, 12 से 13 साल की एज में मैं मुंबई में साई इंस्टीट्यूट में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ से मेरा स्पोर्ट्स का करियर शुरू हुआ। वहाँ से मेहनत करने का जो है हर एक चीज़ अच्छी तरह से शुरू हुआ। फिर नेशनल कई मेडल लगे जो है। फिर मैं इंटरनेशनल पहुँचे जूनियर लेवल में। तो फिर उसके बाद जो है ये हुआ कि कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म मिले, जॉब जैसी चीज़ें जो है, तो मुझे उसमें आर्मी वालों ने आए थे, मुझे लेके गए। स्पोर्ट्स कोटा से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मेरा आर्मी तक पहुँचने की जर्नी ओनली फॉर स्पोर्ट्स। इसमें मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं था।
लेकिन स्पोर्ट्स में ये था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, और स्पोर्ट्स ही एक ऐसी जरिया है कि स्पोर्ट्स का अर्थ एक्चुअली जो है ओनली फॉर इंटरटेनमेंट नहीं होता है, वो होता है एक दूसरे के दिलों को जोड़ने की चीज़ होती है, एक देश से दूसरे देश की मित्रता को कायम करने में बहुत बड़ा जरिया होता है। तो इस वजह से स्पोर्ट्स आप देखोगे हर एक जगह, जो नेशनल इंटरनेशनल, जैसे नेशनल आप कराते हो तो हर एक राज्य जाते हैं वहाँ पे, तो हर एक राज्य जब जाते हैं तो हर एक राज्य के हर एक लोग मिलते हैं वहाँ पे, उसी तरह एक प्लेटफॉर्म पे जाके मिलते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल कोई भी टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पे जाते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे जाके मिलते हैं। आप लोग ये देखते होंगे कि बीच में जैसे क्रिकेट जैसी चीज़ हो, ऐसे देखने के लिए जो है कि हाँ हमारा पाकिस्तान है, ये है देश, ऐसे बोलते हैं। एक्चुअल में जो है ये एक दूसरे को करीब लाने का जरिया है, और स्पोर्ट्स ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे क्या है, युवाओं में जो है एक तो क्या है कि उनका शरीर स्वस्थ होता है, उनका मस्तिष्क बहुत अच्छा फंक्शन करता है। अगर आप स्पोर्ट्स करते हो, खेल कूद करते हो, स्पोर्ट्स का अर्थ ओनली फॉर स्पोर्ट्स ही नहीं होता है। आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ है, और सबसे बड़ा जो है अच्छी अपनी लाइफ का अचीवमेंट है कि हमारा शरीर स्वस्थ है। तो स्पोर्ट्स अगर आप कर रहे हैं या आप कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। आपकी पोस्टिंग किन किन दुर्गम स्थानों पर हुआ और आपने उन स्थानों पर किन कठिनाइयों के बीच कैसा महसूस किया? मैं जो है मैं जब स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुआ था तो मेरा जो है लगभग 2004 से लेकर 2012 तक का जो सफ़र था मई तक का, वो सेंटर में मैं पोस्टेड था। सिकंदराबाद साउथ में पड़ता है, सिकंदराबाद में मैं पोस्टेड था, बट मैं स्पोर्ट्स करता था तो मैं इंडिया कैंप में रहता था स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। तो 2012 मई के बाद से मैं मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग लेह लद्दाख में रही है, और लेह लद्दाख में जाने के बाद काम किया, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ता था। तो ग्लेशियर में भी जो है हमने सरवाइव किया, जो है वहाँ पे -35 डिग्री 65 डिग्री ठंड के समय रहता है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन नाम मात्र का होता है, आप नॉर्मल वॉक करते हो तो भी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग कर करके हम अपनी हर एक जवान अपना इम्यूनिटी पावर जो है डेवलप करते हैं, और फिर वहाँ पे जो है कार्य करते हैं। वहाँ कभी कभी मौसम बहुत ही ख़राब हो जाता है, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से काफ़ी कैजुअलिटी भी हो जाती है, या कभी जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो मौसम ख़राब हो गया, बर्फ़ में दब जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आम चीज़ें होती है दुर्गम एरिया में। और जो सबसे ज़्यादा दुर्गम एरिया होता है, तो दुर्गम एरिया का मीन्स ये होता है, सेंस कहने का ये है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। अब ऑक्सीजन आपको नाम मात्र वाली चीज़ रहेगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। वहाँ पे जो है जो भी टास्क मिलता है वो टास्क 100% टाइमली करना ही पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे कहते हैं ना, स्पोर्ट्स में नो पेन नो गेन। तो वो चीज़ है कि अगर आपको दर्द सहने की क्षमता नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सेना की तैयारी करने वाले युवाओं और नशाखोरी की तरफ बढ़ते युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? सेना में तैयारी करने वाले युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो है, और प्लस जो है जैसे कि आप कह रहे हैं नशाखोरी की तरफ बढ़ने वाले हमारे न्यू पीढ़ी जो बढ़ रही हैं, इनको रोकने के लिए देखिए, इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपनी फिजिकल फिटनेस बना के रखिए जो है। और सेना कोई नौकरी या पैसा कमाने का जरिया नहीं है, आपके अंदर जज्बा होगा, क्योंकि सेना नौकरी करने का जो है कोई वो नहीं है, जैसे कि हमारे जनरल साहब ने पहले ही बोल रखे हैं, और ये वाकई में है। यहाँ पे आपको सरवाइव करना है तो आपको जो है ये आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए अपने देश के प्रति। जब आपके अपने देश के प्रति जज्बा होगा तो आप जो है तब जाके आप सरवाइव कर सकते हैं। और सेना और अदर चीज़ों में फ़र्क ये है, अगर हमें पैसा कमाना है तो 4x4 फीट की अगर पान की दुकान अगर हम खोल देंगे कहीं पे भी ना, तो हम जहाँ जो सेना में हमें पैसा मिलता है उससे ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा। तो पैसा कमाना एक अलग मैटर है और सेना में सरवाइव करना वो अलग मैटर है। सेना में लोग कहते हैं कि जो है कि ये एक जस्ट जॉब है, जॉब ये नहीं है, ये एक देश प्रेम है और देश के लिए समर्पण की भाव होना चाहिए।
और सर नशाखोरी वाले प्रति बढ़ते युवाओं का कुछ उसके बारे में? नशाखोरी में जब आप फिजिकल एक्टिविटी में आएंगे, आपके माइंड जो है, आप सबसे ज़्यादा जो है अपने आप को फिट रखिए, आप जो है फिजिकल एक्टिविटी में रहिए, और उसके बाद जो है आप पढ़िए। जब तक आप अपना मेंटल लेवल ऊपर नहीं करेंगे, जब देखिए आप मेंटल लेवल का सेंस ये होता है कि आपका जो है, जब आप जागरूक होंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे, जो है आपको जो है उससे सही और गलत की फ़र्क पता चलेगा। आपको जो है सामने वाला अगर इन केस जो है नशाखोरी की तरफ बोल रहा है कि आप ये करिए, तो आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है नशा करने से हमें क्या क्या हानि होगा। और साथ में अगर आप इस स्पोर्ट्स जैसी चीज़ों को, किसी स्पोर्ट्स में कोई भी एक्टिविटी आप लीजिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहेंगे, और जो है जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप इससे जो है नशे से मुक्त होते जाओगे ऑटोमेटिक। उस तरफ बच्चे हमारे नहीं बढ़ेंगे। हमारे बच्चे नशाखोरी में बढ़ने का सबसे ज़्यादा रीज़न है कि उनके पास जो है जानकारी का अभाव है। उनकी लाइफ के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये मेन रीज़न हमें लगता है कि ये एक रीज़न है कि जो है कि जिसकी तरफ जो है, जिसकी वजह से जो है नशा में ज़्यादा लोग जा रहे हैं। कहा भी गया है कि सर खाली दिमाग शैतान का घर होता जी है। जी जी, बिल्कुल। आप सेना में एक सर्विसेज प्लेयर हैं, आप खेल को किस नज़रिए से देखते हैं और खेल के प्रति युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? खेल के प्रति मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि खेल जो है, खेलने वाले जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ ये होता है कि मैं हिंदुस्तान के लिए कुछ करूँ। उनका एक ही सपना होता है कि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर बनूं। मेरे पीठ के ऊपर जो हमारी जर्सी बनती है, उस पर लिखा जाता है इंडिया। तो इंडिया से बढ़ के कोई चीज़ होता नहीं है। तो वो एक मुकाम जब होता है तो आपके पीछे आपका शौहरत, नाम, पैसा सब आ जाता है, वो पीछे होता है। उसके लिए फर्स्ट उसका देश आता है। तो स्पोर्ट्समैन वही होता है जो अपने देश के प्रति जो है समर्पित रहता है। स्पोर्ट्समैन और प्लस फोर्स, हमारी सेनाएं जो है, आर्मी, एयरफोर्स में भी जो जितने भी फोर्सेस हैं, इसमें जितने लोग होते हैं, ये सबसे पहले जो है अपने देश को रखते हैं। उसके बाद अपना निजी जीवन जो है उनका, अपनी निजी जीवन की चीज़ें होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी उनका होता है उनका देश। तो स्पोर्ट्समैन भी जो है, जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स करते हैं, उनका भी पहला यही टारगेट होता है कि मैं अपने देश के लिए एक मेडल को हासिल करूँ। सेना की वर्दी बहुत से लोगों का सपना होती है। सेना को लोग भगवान के समान सम्मान देते हैं। आप खुद से सेना में हैं, आप खुद कितना सौभाग्यशाली महसूस करते हैं? मैं सबसे ज़्यादा तो जो है मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने आप को ही, कि मैं एक तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और हिंदुस्तान में पैदा होने के बाद मैं एक इंडियन आर्मी का हिस्सा हूँ, जो मैं आर्मी से संबंध रखता हूँ। और मैं एक अपनी जर्नी एक सिपाही से शुरू किया था, और आज सूबेदार मेजर हूँ। 10 साल सर्विस के बाद सूबेदार मेजर बन गया था। अभी मेरा 20 साल सर्विस चल रहा है। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर रहा हूँ, और जिसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा जो है गर्व महसूस होता है। सर जी, अभी हम लोगों ने शहीद सम्मान में एक कार्यक्रम रखा था। एक शहीद जवान की पीड़ा उसके परिवार के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। आपने अपनी ड्यूटी के दौरान ऐसी कई चीज़ें काफ़ी करीब से महसूस की होंगी। इस पर हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। इस पर हम कहेंगे, भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं एक वाकया कविता के रूप में आपके पास व्यक्त करना चाहता हूँ। युद्ध के दौरान एक सैनिक को गोली लग जाती है। वो सैनिक अपने साथी सैनिक को जो है एक संदेश लिखता है और बोलता है कि मेरे घर जाके जो है ये सुना देना। कविता के रूप में मैं उसको व्यक्त करना चाहता हूँ। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। यदि हाल मेरी माता पूछे तो जलता दीप बुझा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। यदि हाल मेरे पापा पूछे तो, यदि हाल मेरे पापा पूछे तो खाली हाथ सहला देना। इतने पर भी ना समझे तो लाठी तोड़ दिखा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। यदि हाल मेरी पत्नी पूछे तो,
यदि हाल मेरी पत्नी पूछे तो मस्तक तुम झुका देना, इतने पर भी ना समझे तो मांग सिंदूर मिटा देना, मांग सिंदूर मिटा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। यदि हाल मेरी बहना पूछे तो, यदि हाल मेरी बहना पूछे तो खाली हाथ दिखा देना, इतने पर भी ना समझे तो राखी तोड़ दिखा देना, राखी तोड़ दिखा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। यदि हाल मेरा बेटा पूछे तो, यदि हाल मेरा बेटा पूछे तो सर उसका सहरा देना, इतने पर भी ना समझे तो गले उसे लगा देना। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। यदि हाल मेरा भाई पूछे तो, यदि हाल मेरा भाई पूछे तो खाली राह दिखा देना, इतने पर भी ना समझे तो सैनिक धर्म बतला देना, सैनिक धर्म बतला देना। जय हिंद। सेना तो अपना फर्ज निभा रही है, पर एक सिविलियन होने के नाते हर हिंदुस्तानी का देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे। सेना की प्रति जो है एक आम सिविलियन का जो है जो नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही व्यक्त किया कि सेना एक सर्विस का जरिया नहीं है, और वहाँ पे सरवाइव करना, जब हमारा मेंटल लेवल, हमारा फिजिकल लेवल ख़त्म हो जाता है, उसके बावजूद भी जो है जब हम कहीं दुर्गम एरिया में होते हैं या कोई ऐसे टास्क में होते हैं, जब हमारी मानसिक क्षमताएं भी ख़त्म, काम करना बंद कर देती है, उसके बावजूद भी सिर्फ अपने विल पावर की वजह से या अपने ट्रेनिंग की वजह से जो है, जिसकी वजह से हम लोग कार्य करना पड़ता है और सही रिजल्ट ले आके नीचे तक दिखाना पड़ता है। तो किसी भी टास्क को सुचारू रूप से कंप्लीट करना पड़ता है। और तो कहने का मतलब ये है कि जब इन परिस्थितियों में होते हैं, जैसे कि हर एक लोग जो है कहीं ना कहीं देश के प्रति वो योगदान देते हैं, चाहे वो सिविलियन पर्सन हो, चाहे वो सेना के लोग हैं, तो ये थोड़ा हट के है। हम सिविलियन पर्सन, वो भी सिविलियन, किसी के बेटे हैं, किसी के जो है भाई हैं, किसी के पिता हैं, तो हैं तो इंसान ही, तो रिस्पेक्ट का भाव ज़रूर होना चाहिए, तो वो एक मेंटेन रखना चाहिए। तो एक अगर जो है जब उनको वो रिस्पेक्ट मिलता है तो उनके और भी लोग जो है उनसे जो है प्रोत्साहित होकर और अपना आने की कोशिश करते हैं। तो आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा सर। उम्मीद है लोगों को आपकी बातों से काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिला होगा। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सूबेदार रंजीत यादव जी। उम्मीद है इनकी बातों से आपको काफ़ी कुछ सीखने समझने का मौका मिला होगा। आज की वीडियो यहीं तक। मैं दीपक कुमार अपने साथी कैमरामैन दिव्यांशु गुप्ता के साथ लेता हूँ विदा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।